नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आइए स्क्रीन के दूसरे हिस्से में अपने आज के गेस्ट का स्वागत कर लेते हैं, गौरव प्रधान जी। गौरव प्रधान जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्ते नमस्ते। दर्शकों, गौरव प्रधान जी का परिचय हालांकि कराना इसकी कोई औपचारिकता नहीं है, लेकिन आज एक नए तरीके का परिचय मैं गौरव प्रधान जी के बारे में आप सबको दूंगा। गौरव प्रधान जी वो सामाजिक और राजनैतिक विश्लेषक हैं जिनकी कम से कम राजनीति के बारे में कोई भी बात कम से कम 2012-13 से लेके अब तक अगर देखा जाए तो चाहे उनके ट्विटर हैंडल पर की गई उनकी राजनीतिक भविष्यवाणियां, और न सिर्फ राजनीतिक भविष्यवाणियां बल्कि छोटे छोटे पॉलिटिकल मूव जो कि इतने बारीक होते हैं, उसके बारे में जो सटीकता से, और ये नहीं कि 24 घंटे पहले और एक दिन पहले, महीनों पहले और कई बार तो सालों पहले इन्होंने पॉलिटिकल फोरकास्टिंग करी है, इसी सोशल मीडिया पे की है, अपने अलग अलग मंचों पे की है। तो ये परिचय है गौरव प्रधान जी का। और इतना सारा राजनैतिक इनका परिचय मैंने इसलिए कराया क्योंकि आप सबको मालूम है आज हम बात कर रहे हैं बड़ी हार्डकोर राजनीति पर। भारत 2024 के लोकसभा चुनाव के मुहाने पे खड़ा है, और आज का दिन जब हम ये वीडियो कर रहे हैं और जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक बेंगलोर में मोदी के खिलाफ बन रहे मोर्चे, महामोर्चे, जो भी नाम दे दीजिए, उसकी बैठक खत्म हो चुकी होगी, बहुत सारी चीजें बाहर आ चुकी होंगी, और उसी के साथ साथ एनडीए की भी बैठक आज के ही दिन है। तो ये दोनों खेमे की बैठकें खत्म हो चुकी हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके सामने ये वीडियो आ रहा है, तो 2024 का वो बिगुल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से फूंका था, जब वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे थे, अपने बूथ लेवल, पन्ना लेवल प्रमुखों के साथ बात कर रहे थे, और उन्होंने बहुत सारी चीजों की गारंटी दी थी। 9 सवा 9 साल में बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम गिनाया था जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, विपक्ष में सामने हैं। तो आइए सीधे अब चलते हैं गौरव जी के पास। गौरव सर, दोनों पार्टी तैयार है, इधर बेंगलोर है पटना के बाद, तो इधर एनडीए भी अपने पूरे तेवर में सामने आ गई है। बहरहाल चलते हैं, पहले बेंगलोर आपको लेके चलते हैं। बेंगलोर में क्या चल रहा है सर? ये नई कवायद क्या है 2024 में? क्या कहानी लिखी जा रही है बेंगलोर में? वो एक कहावत है ना, कहीं का रोड़ा कहीं की ईंट, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ये वही है। लेकिन आज की इस बात को समझने के लिए अविनाश भाई हमें कम से कम मेरे ख्याल से 1975 में जाना होगा, क्योंकि राजनीति जो भी मिले हैं, देखिए, एक है पक्ष एक है विपक्ष। पक्ष मिल रहा है दिल्ली में, विपक्ष मिल रहा है बेंगलोर में। राजनीति में सबके अपने अपने विचार होते हैं पार्टियों के बारे में, वो अलग चीज है। जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम ना किसी को अब्यूज की नज़र से देखते हैं और ना किसी को पक्ष की नज़र से देखते हैं, तभी सही विचार और सही एनालिसिस हो पाता है। ठीक बात। जो विपक्ष आज बेंगलोर में मिला, इस विपक्ष का जन्म कहाँ हुआ था? इस सारे विपक्ष का जन्म हुआ था इमरजेंसी के बाद। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इमरजेंसी में कांग्रेस के खिलाफ ये लोग खड़े हुए थे, पर ये सब कांग्रेस से निकले हुए थे। चाहे वो कोई भी हो, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में थे और कांग्रेस से निकले हुए थे। तो वहां से इनका जो जर्नी शुरू हुई और ये विभिन्न भारत में हुए। तो आज जो बेंगलोर में आपने देखा, ये राजनीतिक राज्य की राजनीतिक पार्टियां का बैठक थी। ठीक है। तो रीजनल पार्टी जिसे हम बोलते हैं, रीजनल पार्टी की बैठक थी, जिसमें कांग्रेस नेशनल पार्टी है। और इन रीजनल पार्टियों का जन्म केवल दो आधार पे हुआ है। भारत में जो भी रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो आपकी डीएमके हो, एनसीपी हो, और जितनी है समाजवादी पार्टी हो,
इनका जन्म दो कारण से हुआ है। पहला कारण तो इनका है अपना जो एक जात को या कास्ट को लेके चलना, और दूसरा है इनका परिवारवाद। ये हम्म। दो मुख्य आधार हैं रीजनल पार्टियों के खड़े होने के। हम्म। इसमें अगर इसी पैरामीटर से देखा जाए तो कांग्रेस भी परिवारवाद और जातिवाद पे टिकी हुई पार्टी है, क्योंकि आज की जो बेंगलोर की मीटिंग है जो अपोजिशन की हुई थी, इसमें ओबीसी नहीं थे, ठीक है ना। तो रिलीजन को इसीलिए मैंने बाहर रखा है क्योंकि हम्म। इसमें कास्ट था। अब हुआ क्या है पिछले कुछ वर्षों में, जब 2004 से 2000, आप अटल जी के समय को लेके चलो, जब अटल जी का समय 2004 तक था तो कांग्रेस कमजोर होती चली गई, और हम्म। जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हुई रीजनल पार्टियों का जमावड़ा बढ़ना शुरू हो गया, और वो अपने अपने राज्यों में ताकतवर होती चली गई। हम्म। 2004 से 2014 के बीच में जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत होने, कांग्रेस ने जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे थे उस पे एक प्रकार का ब्रेक लगा, और रीजनल पार्टियों के साथ कांग्रेस का थोड़ा सा टूटना रुक गया। मैं ये नहीं कहूंगा बंद हो गया, पर रुक गया, या इंग्लिश में बोले तो पॉज हो गई। हम्म। 2014 से लेके आज तक भाजपा कमजोर थी। दो पार्टियों की जनसंघ से शुरू हुई थी, आपको पता है अटल जी के बाद भाजपा काफी कमजोरी, लेकिन भाजपा को 2014 से भाजपा मजबूत होती चली गई। और आज हालत ये है कि भाजपा का जो गुट है जिसकी बैठक दिल्ली में हुई, उसमें सबसे ताकतवर पार्टी या सबसे लीडरशिप पोजीशन पे जो है वो भाजपा है, क्योंकि भाजपा को दो टर्म से फुल मेजोरिटी मिली है। हम्म। और ये 2024 में भी फिर से होगा। जबकि दूसरी तरफ देखें जो कांग्रेस लीड कर रही है, तो कांग्रेस में डिवीजन तो कम नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे है, क्योंकि कांग्रेस की सीटें जो कभी 170 180 होती थी वो घट के 53 रह गई है। हम्म। तो आज जब हम बेंगलोर के गुट को देखते हैं तो टोटल गुट को अगर रफ अप्रोक्सीमेट, मैं एब्सोल्यूट नंबर की बात नहीं कर रहा, अप्रोक्सीमेट जो है लगभग 170 सीटों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं। 170 सीटों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत का मतलब है अभी भी 350 सीटें खुली हैं हम्म। जो भाजपा की सरकार लेके चलेगी। और भाजपा ने क्या करा है, जबकि अगर यूपी अलायंस देखा जाए जो बेंगलोर में मिला था, जो बेंगलोर में अलायंस की मीटिंग हुई है, इसमें कांग्रेस ने अपने आप को, जो अभी की रिपोर्ट है, कांग्रेस ने अपने आप को कंप्रोमाइज कर लिया है। हम्म। यानी कांग्रेस ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस जो है वो पीएम पोस्ट के लिए अपने कैंडिडेट को फोर्स नहीं करेगी। जब फोर्स, और ये उनकी प्रेस रिलीज है, आई मीन प्रेस स्टेटमेंट है, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये स्टेट, मतलब कांग्रेस ने अपने आप को सीमित कर लिया है, कांग्रेस अपने आप को फोर्स नहीं कर रही है, रिड्यूस हो गई है। तो राजनीति में इसको कहते हैं दबाव में आना। जबकि हम्म। दिल्ली में भाजपा की जो मीटिंग है वो लीडरशिप मीटिंग है, जहां पर भाजपा दबाव में नहीं आई है, बल्कि अपने यूएसपी और गवर्नेंस की मॉडल की वजह से उसके साथ पार्टियां जुड़ी हैं। ठीक बात। और एनडीए वहीं की वहीं है जहां पहले थी अटल जी के टाइम में, वही थोड़े बहुत छोड़ के गए हैं, वो जाते रहते हैं आते रहते हैं उसमें, और मूलतः एनडीए का फैब्रिक सेम रहा है, कांग्रेस का फैब्रिक सेम नहीं है। कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल सा है कि कांग्रेस का माइंडसेट हमेशा रूलिंग रहा है, जहां जबकि एनडीए का मॉडल हमेशा सर्विंग रहा है। तो आज जो मीटिंग खत्म हो रही है बैंगलोर में विपक्ष की,
इसमें सारे स्टार प्रचारक हैं। ये स्टार प्रचारकों की मीटिंग है, ना कि ये पार्टी के वर्कर्स या पार्टी की आइडियोलॉजी का समन्वय नहीं है, ये कॉमन एजेंडा नहीं है। ये केवल दो आधार पे है कि पहला मोदी हटाओ और दूसरा इनका ये है कि स्टार प्रचारक। ठीक। इनका डेवलपमेंट मॉडल क्या है किसी को नहीं पता, ये नीतियां क्या लेके जाएंगे किसी को नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि मोदी अगर कल रहेंगे तो राष्ट्र और मजबूत होगा। लेकिन इन लोगों का राष्ट्र मजबूत होने का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। अब अभी जो मैं सुन रहा था उसमें एक बात बोली गई थी कि पहली चीज तो ये कि हम प्रधानमंत्री के पोस्ट को फोर्स नहीं करेंगे कांग्रेस को, यानी राहुल गांधी डिसअपॉइंटेड, सोनिया गांधी डिसअपॉइंटेड। अब ये क्यों हुआ, इसका मूल कारण ये है, आपको पिछले स्टेटमेंट याद करने होंगे जब ममता बनर्जी ने ये कहा था जो जिस राज्य में मजबूत है वहां पर वो ही लड़े और कोई घुसपैठिया ना आए। ठीक, तो ये रीजनलिज्म फिर अलग अलग हो गया। तो इनका कैमरे के लिए इन्होंने दिखाया है, लेकिन इनका होगा कुछ नहीं, ये आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। ठीक अब बात। आप मेरे को बताइए, अब आप खुद सोचिए, आप यूपी में बैठे, मान लीजिए आप यूपी के ऐसे जिले में मतलब लखनऊ में है, पर आप ऐसी जगह से आते हैं जो बिहार लगता है, बिहार का बहुत इन्फ्लुएंस है, तो आपको बिहार की जानकारी है। अब मान लीजिए नीतीश कुमार ममता बनर्जी को अपने यहाँ कैंपेन के लिए बुलाते हैं और ममता बनर्जी आके अब्बा डब्बा जब्बा करती हैं, उससे वोटर का कुछ लेना देना है क्या? वोटर इन्फ्लुएंस होगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ पर आप देखो, कोई भी राजनीतिक गठबंधन तब तक सक्सेसफुल नहीं होता, केवल पार्टियों के अध्यक्षों का या स्टार प्रचारकों के बैठने से गठबंधन नहीं बनता है। गठबंधन बनता है जब उसमें समाज होता है, जब उसमें लोकल लोग होते हैं, जब लोकल लोगों की बातें करी जाती हैं, तब गठबंधन बनता है। तो यहाँ यहाँ तो नींव ही नहीं है तो मकान महल क्या बनाएंगे? ठीक बात है। आपने गौरव जी अपनी अब तक की बात में दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें कही। एक बात आपने कहा कि कांग्रेस यहाँ पूरी तरह कंप्रोमाइजिंग मोड में है। दूसरा, इतने हद तक कंप्रोमाइजिंग मोड में है कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, ये दोनों कहते थे कि हम एक दूसरे के साथ तो कभी मिलेंगे ही नहीं, तो यहाँ पार्टी के स्तर पर, यानी कि किसके साथ मेल मिलाप करना है, उस स्तर पर कंप्रोमाइज दिखता है हाईएस्ट लेवल का कांग्रेस का। दूसरा, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा, ये कांग्रेस के अपनी लीडरशिप के लेवल की कॉम्प्रोमाइज है। जबकि पिछली जो बैठक पटना में हुई थी तो उस समय एक बात निकल के आई थी कि साहब ये राहुल गांधी जो है ये विपक्षी एकता में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे हैं, इनके नाम पर काफी लोग बिदक रहे हैं। तो इस बार जब सोनिया गांधी बैंगलोर पहुंची तो ये माना जा रहा था कि सोनिया गांधी उसी फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए पहुंची है कि नहीं साहब, ये जो हमारा राष्ट्र बालक है, ये जो हमारे भावी राजकुमार हैं, कांग्रेसी सल्तनत के ये जो चिराग हैं, अगर इनसे थोड़ी बहुत कुछ हो रहा है तो मां सामने है ना, मैं हूं ना, इस टाइप की बात लेके सोनिया गांधी पहुंची थी। लेकिन हुआ क्या, अब आते हैं जो एक नाम इन्होंने सुझाया है, आपकी इन दोनों कही बातों का साफ साफ इनके नाम में दिखाई देता है। जो नाम इन्होंने प्रपोज किया है अपने अलायंस का, दर्शकों के लिए भी बता दें, इन्होंने नाम प्रपोज किया है इंडिया, जिसका इन्होंने नाम रखा है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अब यहां डेवलपमेंट और इंक्लूसिव दो शब्द हैं। तो डेवलपमेंट यानी कि स्टार प्रचारक कई सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये तो इनका विकास है, ये इनका डेवलपमेंट है। और इंक्लूसिव जहां आपने कह दिया कंप्रोमाइजेस, ममता बनर्जी नीतीश कुमार से कंप्रोमाइज कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस कंप्रोमाइज कर रही है, तो ये जो इंक्लूसिव थ्योरी है, तो ये कंप्रोमाइजेस की इंक्लूसिव थ्योरी है, या इसका किसी देश के डेवलपमेंट और देश के और समाज के इंक्लूजन का कुछ आइडिया है, या इनका मॉडल वहां जाके फिट होता है? आपने अपनी बात शुरू करी थी हमारे दिल्ली के मालिक के साथ।
पहली चीज आपको ये बता दें, जो मेरी सोच है कि आपने तो शायद उनको अलायंस में देख लिया, मैंने नहीं देखा। और उसका कारण ये है कि कई बार क्या हम लोग यूपी में जब बारात होती है ना, तो उसमें कुछ नाचने वाले भी हायर करे जाते हैं जब बाराती कम होते हैं और आपस में खुंदक खाए बैठे होते हैं। इससे ज्यादा का रोल नहीं है। अगर इनकी 5 सीटें भी कहीं आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है, 5-10 सीटें भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसको मैं काउंट ही नहीं करता। दूसरी बात आपने कही राहुल गांधी। देखिए, पहली चीज आप ये बात समझ लीजिए कि आज जो बैठक खत्म हुई है अपोजिशन की, इस बैठक की पिच नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कर्नाटक इलेक्शन में डाली थी। अब इस पिच पे ही ये लोग बैटिंग करेंगे 2024 तक, और बैटिंग, और जिस बॉल पे चाहेंगे ये हमारे अमित शाह जी और मोदी जी उस पे छक्के भी मारेंगे, और जिस बॉल पे चाहेंगे आउट होना उस पे, मतलब खेल सेट करा है मोदी जी और अमित शाह ने। खेलेंगे ये लोग, रिजल्ट हम ही डिसाइड करेंगे। तीसरी चीज जो उन्होंने नाम दिया है इंडिया, उसका मेरा एब्रिविएशन कुछ इस प्रकार का है, और जो उनके चरित्र से, इन सारी पार्टियों के चरित्र से परफेक्ट मैच करता है, वो है इस्लामिस्ट, नक्सल, डायनेस्ट, इलीगल घुसपैठिए अलायंस। अगर आप इस पे विचार करें तो यही जो लोग हैं ये इनके कोर वोटर हैं। फिर से बोलता हूं, इस्लामिस्ट, नक्सल, डायनेस्ट और इलीगल घुसपैठिए, दैट इज इंडिया, दैट इज इंडिया फॉर देम। सो यही इनके लिए इंडिया है। तो जो इंक्लूसिव वर्ड है, वो इंक्लूसिव वर्ड की अगर आप व्याख्या करें तो इंक्लूसिव वर्ड में सेक्युलरिज्म उन्होंने ठूस ठूस के भर दिया। सेक्युलरिज्म कहां से आता है? इस्लामिस्ट, नक्सल, डायनेस्ट, इलीगल घुसपैठिए। हिंदू तो कहीं है ही नहीं उसमें, हिंदू तो कहीं नहीं है ना, सनातन सभ्यता तो कहीं नहीं है उसमें। तो और आज की बात नहीं है, आप मुझे काफी समय से जानते हैं, पढ़ते भी हैं। 2019 के चुनाव के बाद, इमीडिएट बाद, जब मोदी जी ने शपथ ली थी, उसके बाद मेरे को ट्वीट दिख जाएगा कहीं तो मैं आपको भेज दूंगा, अभी मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन और पर मेरे दर्शक जो पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं इस चीज को, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं। मैंने हमेशा ये बोला था उसके बाद कि 2024 का चुनाव भारत वर्सेस इंडिया होगा। अब इंडिया तो हो गया, भारत क्या है? भारत है वो 80 करोड़ का देश जहां किसान की आमदनी बढ़ रही है, जहां अर्बनाइजेशन से ज्यादा रूरल रिच उभर रहे हैं, मतलब ग्रामीण रिच उभर रहे हैं अर्बन मिडिल क्लास की जगह, यानी रूरल मिडिल क्लास की बढ़ोतरी हो रही है। तो भारत तो गांव में बसता है ना, भारत कोई दिल्ली और मुंबई और चेन्नई और हैदराबाद में थोड़ी ना बसता है, वहां तो इंडिया बसता है। तो अब ये लड़ाई होगी भारत वर्सेस इंडिया में। तो जिस पिच का अंदेज, मतलब जिस पिच की क्या बोलना चाहिए, शब्द नहीं आ रहे मेरे मुंह में, जिस पिच की व्याख्या मैंने करी थी 2024 के लिए 2019-20 में, वो पिच अब रेडी है। ठीक बात। और इस तरीके से आप जब ये कह रहे हैं, और आपने इंडिया जो इनका अलायंस का नाम अभी प्रपोज्ड है, हालांकि फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ज्यादातर लोग इसी को पसंद कर रहे हैं, और इनके स्वभाव को, इनके जो बेसिक, इनका जो एक तरह से वैचारिक डीएनए है, उसको तो साफ साफ रिप्रेजेंट करता है। जो आपने फुल फॉर्म इनका दिया ना, इंडिया स्टैंड फॉर वॉट वॉट वॉट। अब यहाँ पर जो आपने बात कही कि इनके सामने भारत, तो इंडिया तो ये नाम से आ गया, इनके सामने जो भारत है वो सांस्कृतिक उत्थान वाला वही भारत है जो 2014 में एक बार स्थापित हुआ, 2019 में उसका फिर रिपीटिशन हुआ, 2024 के लिए सामने है। अब यहाँ पर एक चीज और पूछूंगा मैं आपसे, तब के बाद एक मिनट, जी, एक सेकंड।
2024, 2014, हम्म। 2019 और 2024 का भारत में कहीं लकीर छोटी नहीं हुई है, बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। 2014 का भारत था सबका साथ सबका विकास। 2019 का भारत था सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास। सबका विकास। और आगे 2024 में ये एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है और कार्य हम्म। करने का तरीका है, उसमें किसी की लाइन नहीं काटी जा रही है, बल्कि अपनी लाइन को चुनाव दर चुनाव बड़ा किया जा रहा है। आपको एक छोटा सा हिस्टोरिकल एनालिसिस अगर मैं दूं 19 सेंचुरी से। 19 सेंचुरी ब्रिटिश थी। उस ब्रिटिश सेंचुरी में आपका लिटरेचर था, आपका जो लीडरशिप पोजीशंस थी, आपका हम्म। लिटरेचर था। कहने का अर्थ ये है कि लिटरेचर और हिस्ट्री थी, ठीक है। वो इंडिविजुअल लीडरशिप पे बेस्ड थी। ठीक बात। 20वीं सदी जो थी वो अमेरिकन सदी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, जहां पर टीम के हिसाब से लीडरशिप डिसाइड होती थी। हम्म। 21वीं सदी सारी दुनिया बोलती है भारत की है, जहां पर लीडरशिप का रोल सबके साथ लेके चलने का है। क्योंकि ना सी फर्स्ट इट वाज ड्रिवन बाय इंडिविजुअल लीडर्स हु वर लाइक academics, हम्म। historians, literature, universities. American 20th century was about industrial revolution. So you have a leader and you have a team. It was more about corporate, and it was also about the World War II. ठीक। 1918 में खत्म हुई थी वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है ना। ठीक बात। तो उसके बाद फार्मा कंट्रोल, आर्म्स कंट्रोल, ऑयल कंट्रोल वाली चीजें आई थी। 21वीं सदी भारत की सदी है, जहां पर सबका साथ सबका विकास वाली लीडरशिप आगे जाएगी। हम्म। तो अगर इतिहास के लेसन्स पढ़े जाएं तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि 2024 का चुनाव जीतेगा कौन। मुझे तो शक नहीं है, और मैं कब से बोल रहा हूं। अब किसी को हो इफ्स एंड बट्स, तो अब क्या होता है जब लहरें चलती हैं तो जो छोटी नाव होती है वो लहर के साथ ऊपर नीचे डोलती है, ठीक है हम्म। ना। जो हमारे सोशल मीडिया के महान महान लोग हैं और जो हमारे बंधु भी हैं सोशल मीडिया पे, उत्तेजित हो जाते हैं जरा सी बात पे। छोटी नावें हैं जो लहर के साथ ऊपर नीचे डोलती रहती हैं, लेकिन जो हम्म। शिप होता है उसका लहरों पे अफेक्ट नहीं पड़ता। छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स पे वो स्टेबल रहता है, अपने समय से चलता है, अपने डायरेक्शन में चलता है, और उसको वो लहरें हिलाती नहीं है। ठीक बात। अच्छा, एक बड़ी मजेदार चीज राहुल गांधी जी ने कही। राहुल गांधी जी का जिक्र जरूर कर लें। और वो कभी कुछ बोलें और दो लाइन वो सीधा सीधा बोल दें बिना किसी ब्लंडर के, तो ये भी अपने आप में एक उपलब्धि होती है, देश की उपलब्धि अब मैं कहूंगा। ये राहुल गांधी जी की व्यक्तिगत उपलब्धि तो जितनी है उतनी होती ही होगी। लेकिन राहुल जी अगर एक सेंटेंस बढ़िया से बोल जाए, डिलीवर कर जाए, डिलीवर का मतलब काम में नहीं, मुंह से उसकी डिलीवरी कर जाए, है ना, तो ये अपने आप में होता। उन्होंने कहा कि ये दो राजनीतिक पार्टियों के बीच की लड़ाई नहीं है। 2024 के बारे में वो कह रहे थे बैंगलोर से कि ये लड़ाई 2024 की दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में नहीं है। ये लड़ाई भारत और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी का नाम लिया। तो उन्होंने एक तरफ पूरा भारत कहा, उन्होंने कहा कि भारत के विचार और नरेंद्र मोदी की लड़ाई है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको मैं कैसे समझूं। एक बार फिर महान राहुल इसको गांधी जी ने एक इतनी बड़ी बात कह दी कि फिलहाल मेरे एक झटके में तो समझ में नहीं आई ये बात। मेरी मैं आपको बताता हूँ ना, इसका बड़ा सीधा सा है। इसका सीधा सा व्याख्या ये है कि हम्म। राहुल गांधी की 2024 की लड़ाई अपने कुंबे 28, 26 लोग हैं शायद, 26 26। पार्टी है, 26 पार्टियों की लड़ाई
जो है वो भारत यानी सनातन और सनातन के जो योद्धा हैं, जिसमें सबसे आगे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके खिलाफ है। तभी मैंने बड़ी सोच समझ के इस बात को बोला था कि इंडिया को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो इस्लामिस्ट, नक्सल, डाइनेस्ट, इलीगल घुसपैठिया अलायंस है। ठीक बात। और इसीलिए मैंने अभी आपको बोला था कि इसमें सनातन कहाँ है, क्योंकि अगर सनातन रख लेते तो राहुल गांधी का ये वक्तव्य नहीं होता कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ठीक बात। प्रॉब्लम ये है कि पिछले 9 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं सीखा है। और कांग्रेस ने, मैं आपको, अब आप मेरा मजाक मत उड़ाना अगर मैं ये बात बोल रहा हूं, लेकिन मैं बहुत धैर्य के साथ और सोच समझ के बोल रहा हूं। अगर कहीं राहुल गांधी का एडवाइजर या उनका गुरु मैं होता, राजनीतिक गुरु, तो मैं इतना तो गारंटी दे सकता था कि 80-90 सीट कांग्रेस ले आएगी। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस की सीटें जो आज हैं उससे बढ़ेंगी नहीं, कम होंगी। अच्छा, अब जरा वैचारिक स्तर की बात अगर की जाए दोनों अलायंस में, मैं ये जो विपक्ष की अलायंस वहां बेंगलोर में हुई वो भी, और एनडीए की भी बात करेंगे, तो यहां देखिए किस किस तरीके के बिल्कुल विपरीत लोग एक साथ आए हैं। अब उद्धव ठाकरे उसी बेंगलोर में उन्होंने ये कहा और स्वीकार किया कि देखिए राजनीतिक विचारधारा हमारी अलग अलग जरूर हो सकती है, लेकिन हम देश के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब ये तो 180 डिग्री का टर्न है उद्धव ठाकरे के लिए। हालांकि ये अभी उन्होंने नहीं लिया, ये तो काम उन्होंने महाराष्ट्र में ही कर दिया था जब बीजेपी के साथ जीत के आए थे, बीजेपी की वजह से जीत के आए थे और मुख्यमंत्री बनने का ठान लिया। वहां अगर एनडीए पे लोग कोई भी आरोप लगाए कि साहब बीजेपी कहती थी कि हम अकेले दम पर, प्रधानमंत्री कहते थे कि हम अकेले दम पर काफी हैं, है ना, उनके एक उस संसद में बोले गए एक वाक्य क्या कल कई बार कांग्रेसियों ने दोहराव किया ट्विटर पे और बाइट्स में कि एक अकेला सब पे भारी, प्रधानमंत्री जो कहते हैं, तो क्यों वो एनडीए की बैठक अब कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेतृत्व में एनडीए जब से अटल जी के समय से बनी तब से लेके अब तक कोई ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब एकदम एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव का परिवर्तन नहीं किया। हाँ, वो इंक्लूसिवनेस उनके साथ है जहां पर वो और छोटी छोटी पार्टियां जो हमेशा से कभी ना कभी एनडीए का हिस्सा रही हैं, समय के साथ कभी आगे गई कभी पीछे गई। और आपने एक बात शुरुआत में ही कही थी कि एनडीए ने अपने पुराने साथियों को अपने साथ जुटाया है, इतना भर किया है, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर यहाँ उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो और ऐसे तमाम लोग हों। लेकिन विचारधारा के स्तर पर इस तरह का समझौता जो सामने दिखाई दे रहा है, विपक्षी खेमे की तरफ दिखाई दे रहा है, वो तो अद्भुत है। ऐसे में आप जरा ये बताएं कि 2024 की मजबूत लड़ाई, नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी लड़ाई आसान नहीं हो सकती। ये तो विपक्ष के नेता कम से कम 2014 में देख चुके हैं, 2019 में फिर देख चुके हैं। तो आखिर ये उनके खुद के अस्तित्व की लड़ाई है या ये कवायद मानी जाए कि वो कम से कम देश को ये दिखाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने हम भानुमति के कुनबे की तरह ही सही, लेकिन एक छत के नीचे इकट्ठे जरूर हैं, फोटो सेशन के लिए हैं लेकिन हैं। पहली चीज जो प्रधानमंत्री का संसद में दिया हुआ वक्तव्य की आपने बात करी, एक अकेला सब पे भारी। जी, कांग्रेस एक चीज जानती है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को समझ में नहीं आता या कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको समझ में नहीं आता प्रधानमंत्री ने क्या कहा। कांग्रेस इसलिए वो बात बोलती है कि वो ये मानती है कि भारत की जनता, भारत का जो वोटर वर्ग है वो आज भी 2013 से पहले वाला मूर्ख है। भाई, इस देश में जो सबसे लंबा जुमला चला है वो तो गरीबी हटाओ है। 35 साल ज्यादा ही हो गया। आज भी आप वो, जब आप इंक्लूसिव की बात करते हो तो इंक्लूसिव का अर्थ क्या, मतलब वो उसके कई मायने आयाम निकल सकते हैं इंक्लूसिव के।
तो प्रधानमंत्री का जबकि मतलब ये था, अगर उसे सही शब्दों में देखा जाए कि एज ए लीडर मैं अकेला काफी हूं, मेरे पीछे जो फोर्स है वो इतनी पावर है कि मैं अकेला ही तुमसे लड़ सकता हूं, शील्डिंग माई पीपल, राइट। लेकिन खैर, भारत की जनता आज भी काफी कुछ वैसी ही है जैसे 2013 से पहले थी, खास तौर से 500 रुपए गैस वाले और पेट्रोल टमाटर वाले। लेकिन उद्धव ठाकरे की परेशानी ये है कि वो लेगेसी अब खत्म हो गई। उद्धव ठाकरे को खड़ा होने के लिए कोई चबूतरा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो हर पेड़ के नीचे, मुरेड़ होती है ना जिसपे लोग बैठ के बातचीत करते हैं, चबूतरा, तो हाँ जी। जहां भी वो कोने वाली जगह मिलती है खड़े होने के लिए, तो दो लोग हैं राजनीतिक रूप से जो हर चबूतरे पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके नीचे अपना चबूतरा खिसक चुका है। एक है उद्धव ठाकरे और एक है अरविंद केजरीवाल। अब उनके लिए अरविंद केजरीवाल का कभी था ही नहीं, और उद्धव ठाकरे का जो चबूतरा है वो चबूतरा खिसक चुका है, टूट चुका है, पानी में बह चुका है। इसलिए वो वहां देख रहे हैं कि अब आप एक कॉमन, अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें तो इनमें से कितने जिनके केसेस हैं। अच्छा चलिए, मान लीजिए हम ईडी सीबीआई इत्यादि की बात नहीं करते, मान लीजिए कहने के तौर पे वो राजनीतिक प्रयोग होता है, लेकिन ये तो आप सब जानते हैं कि लालू ने चारा खाया, अरविंद केजरीवाल ने पैसे खाए, उद्धव ठाकरे कभी दफ्तर गए नहीं, मातोश्री से बैठ के धंधा चलाया, और भी जो भी हुए आपको सबका पता है। ठीक बात। आपको जेएमएम का भी पता है कि किस तरह से पैसे लेके वो वोट मैनेज हुए थे अटल जी के टाइम पे, और किस तरह से खनन का उद्योग सीबीआई कर रही है, वो कोर्ट के लिए कर रही है, वो उसको टेक्निकल प्रूफ चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन हम हमारे आपके सबके संबंध हैं, लोगों की भी जानकारी है कि मोदी के समय में पैसे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं खा रहा, मैं ये कह रहा हूं ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है जहां सामने दिख रहा हो कि पैसे खाए गए। और प्रधानमंत्री के बारे में ये कहना कि वो पैसे खाते हैं, मेरे ख्याल से इससे बड़ी राजनीतिक मूर्खता कोई कर नहीं सकता, जो कांग्रेस कई बार कर चुकी है और अभी भी सुधरी नहीं है। तभी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को चमचों से ज्यादा, चमचे विचारक और चमचे एडवाइजर से ज्यादा एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनको कड़वा घूंट नीम का रस पिला सके, ठीक है, और उसके बाद आईना दिखाए। क्योंकि जब तक इनके इनका इनके आगे जो पर्दे लगे हुए हैं, जब तक वो नहीं हटेंगे, इनको दुनिया दिख नहीं रही कि भारत का वोटर अब जग चुका है। भारत में सनातन सभ्यता का उदय, सूर्य उदय हो चुका है, और सूर्य कभी पीछे नहीं जाता, आगे ही जाता है, और ये ताप बढ़ेगा, ये ठीक ताप बात, कम नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात। इसीलिए आप देखो, इस्लामिस्ट, नक्सल, डायनेस्ट, इलीगल घुसपैठियों के अलावा सनातन कहाँ है? बिल्कुल, सनातन क्लियर कट मिसिंग है, इनके नाम में मिसिंग है, इनकी प्रकृति में मिसिंग है, इनकी राजनीति से मिसिंग है। और वाकई आपने जब ये कहा कांग्रेस के विशेष मिसिंग क्यों है? क्योंकि सनातन इनका कभी चरित्र था ही नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जैसे कि मैंने आपको बोला, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बेंगलोर में मिली, जितनी भी घटक दल बेंगलोर में एक साथ साथ आए, 26 दल साथ आए, इनका मूल फंडामेंटल फॉर्मेशन कहां से है? इनके फंडामेंटल केवल दो हैं, परिवार और जात। बिल्कुल सही बात। अब आप अगर पिछले 9 साल में देखें तो यूपी में मायावती का अति पिछड़ा वर्ग खिसक गया भाजपा के लिए, मायावती खत्म हो गई। तमिलनाडु, आपका आंध्र प्रदेश में जो थे चंद्रबाबू नायडू खिसक चुके हैं, खत्म हो गए, आज वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, कोई खोल नहीं रहा है अभी फिलहाल। तो ठीक बात।
भाजपा जो एक समय अर्बन पार्टी मानी जाती थी, बनियों की पार्टी मानी जाती थी, व्यापारियों की पार्टी मानी जाती थी, उसने अपना कद इतना बढ़ाया है कि आज वो अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि इत्यादि हर जगह पहुंच चुकी है। ठीक बात, बिल्कुल सही। आ, आपने जिस तरीके से ये पूरी बात को रखा है, उससे ये बात तो समझ में आती है कि ये लड़ाई सनातन और सनातन के विरोधियों के बीच में है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये कि ये अपना अपना खुद का अस्तित्व बनाने बचाए रखने की भी लड़ाई है, और भारत की जनता के सामने, कम से कम 2024 के वोटर के सामने, ये एक दिखाने की भी कवायद है कि भाई साहब, हम जिंदा हैं, हम नरेंद्र मोदी के सामने कहीं ना कहीं मैदान में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा गौरव जी, आपकी भविष्यवाणियां बहुत सटीक रहती हैं। चलते चलते अगर मैं आपसे दो चीजों पर भविष्यवाणी करवाऊं और ये कहूं कि आप कम से कम दो चीजों पर सटीक एक अपना आकलन दीजिएगा, कंक्लूड करते हुए इस बातचीत को। पहला, क्या आपको लगता है कि विपक्षी गठबंधन जो कि इंडिया के नाम से आ रहा है, जिसको आपने बड़ा विलक्षण नाम दिया है, इसको हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे ताकि दर्शक उस को अगर वीडियो फॉर्मेट में सुने हैं तो उसके बाद उसका टेक्स्ट भी हम डालेंगे, दर्शक वहां से उठाएं और उसको अपने अपने तरीके से और व्याख्या करने का प्रयास करें। क्या आपको ऐसा लगता है कि अब ये बॉम्बे में जो नई अनाउंसमेंट हुई है कि अब अगली मुलाकात बॉम्बे में होगी, पटना के बाद बैंगलोर, बैंगलोर से चले तो बॉम्बे, 2024 के इलेक्शन के पहले, अब जब आप साफ देख रहे हैं कि राहुल गांधी विड्रॉ हो चुके हैं, लगभग विड्रॉ हो चुके हैं, तो इतने सारे प्रधान प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं। हाँ, राहुल गांधी विड्रॉ नहीं हुए हैं, ठीक है। राहुल गांधी का फेस सेविंग हुआ है। हाँ, मैंने इसीलिए कहा कि सोनिया गांधी नहीं इसीलिए। नहीं 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 भाई, अविनाश भाई समझो, मैं जो हाँ, बात बोल रहा हूँ ना उसको बड़ी गहराई से समझो। हम्म, राहुल गांधी विड्रॉ नहीं हुए। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए फोर्स नहीं करेंगे, हम्म, तो उसका अर्थ ये नहीं था कि हम राहुल गांधी को कर ही नहीं सकते आप, ठीक बात, क्योंकि ठीक वो बात, तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। तो ठीक। आपने ये कह के एक सेक्रीफाइस दिखाया है, अपना बलिदान दिखाया है कि हम बलिदान दे रहे हैं विपक्षी एकता के लिए, राहुल गांधी को विड्रॉ करके। राहुल मैं गौरव गांधी जी, चुनाव ही नहीं बिल्कुल लड़ रहे। बिल्कुल गौरव जी, जब मैं ये बात कह रहा था कि राहुल गांधी तो सीन से ही हट गए, शायद इसीलिए सोनिया गांधी गई थी, क्योंकि राहुल गांधी तो अब 2024 और 2024 के बाद वो कब इलेक्शन के सीन में आएंगे, तो इसलिए मैंने कहा था कि राहुल गांधी का तो ऑप्शन खत्म हो गया। लेकिन ये जो 26 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं कांग्रेस सहित, उसमें हर दूसरी पार्टी में उनका प्रधानमंत्री है। वहां ममता बनर्जी हैं, वहां नीतीश कुमार हैं, वहां पे मतलब शरद पवार हैं, ठीक है खाने के लिए नहीं गए लेकिन आज मीटिंग के में चले गए। तो एक तो ये बताइए कि क्या 2024 के इलेक्शन के पहले अभी जो ये पूरा समन्वयक बनाएंगे और एक जो है सचिवालय बनाएंगे दिल्ली में, दुनिया भर की घोषणा उन्होंने की है, तो क्या किसी नाम का भी चेहरा सामने आएगा? और दूसरा और दूसरा मैं चाहूंगा उसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिएगा। दूसरा, 2024 में एनडीए की कितनी सीटें आप देख रहे हैं वर्तमान सीटों के मुकाबले? अच्छा, पहले प्रश्न का जवाब, ये जो विपक्ष है इसने सारे काम कर रहे हैं, हम कार्यालय बनाएंगे, समिति बनाएंगे इत्यादि इत्यादि, समिति का अध्यक्ष होगा, आगे जाके नाम होगा, दुनिया भर की जो भी चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जो असली चीज है पीपल कनेक्ट, वो मिसिंग है। ठीक है। और आज की मोदी ने लोगों के डेवलपमेंट का इतना ज्यादा नशा हो गया है लोगों को कि जब तक आप कोई लोगों का और लोगों के कनेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने चारपाई पे बैठ के खाना खा लिया और खेत में 32 कैमरों के साथ फोटो खिंचा लिया धान रोपते हुए, जबकि राहुल गांधी को खुद नहीं पता कि वो धान रोप रहा है या अरहर रोप रहा है या चना रोप रहा है या रोप क्या रहा है या घास ही लगा रहा है। ठीक है, हम्म, वो पीपल कनेक्ट नहीं है।
ठीक बात। और वो गुडविल कनेक्ट चुनाव से 8 महीने 10 महीने पहले नहीं बनता है, वो चुनाव से 5 साल पहले बनता है। ठीक बात। इसकी मेहनत 5 साल पहले करी जाती है। ठीक बात। दूसरी बात आपने कही कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, ये अगर ये बात लेके चलेंगे कि हम चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे तो इनकी हार निश्चित है, क्योंकि दूसरी तरफ आपके नरेंद्र मोदी कंफर्म्ड प्राइम मिनिस्टर, प्रूवन प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, जिन्होंने 9 साल भारत में 10 साल का शासन एज ए प्रधानमंत्री करा है और उससे पहले वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो व्यक्ति का चेहरा, मैं हमेशा से बोलता हूं और इस बात पे मेरा संघ से विचार थोड़ा अलग रहता है कि राजनीति में लीडरशिप पोजीशन पे व्यक्ति का चेहरा बहुत मायने रखता है, क्योंकि वहां से उसका चरित्र होता है, जो चरित्र ये डिसाइड करता है कि भारत की राजनीति किस करवट जाएगी। क्योंकि अगर आप और फैक्टर लें, इन्वेस्टमेंट वगैरह जितनी बार भारत में आती है, वो सब एक व्यक्ति के पावरफुल नेचर ऑरा पे आती है, ठीक है ना। मेरी आपकी शक्ल देख के कि मैं ग्रेजुएट इंजीनियर हूं, आप इंजीनियर हो, तो जी इन दोनों को पैसा, ऐसे पैसे नहीं आते हैं। तो ये चीज अब ये कितनी भी समिति बना ले, कुछ भी बना ले, ये कहीं नहीं जा रहे, ये यहीं तक रह जाएंगे। और 2024 में नरेंद्र मोदी कम से कम 325 भाजपा की सीटें लेके 325-26 प्लस सीटें लेके तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। चलिए, तो दर्शकों, आपने इतनी चर्चा सुनी। गौरव जी का राजनीतिक विश्लेषण बहुत ही सटीक रहता है और बड़ी गंभीरता से और गूढ़ एक विवेचन हम लोगों ने करने का प्रयास किया। तो इसी टेक के साथ कि नरेंद्र मोदी 2024 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी एनडीए 325-26 प्लस को लॉक करें सर? लॉक कर दीजिए। चलिए, 225-226 को लॉक करते हुए 2024 के बारे में 225 कहां जा रहे हो यार? सॉरी, 325 को लॉक करते हैं, 325 प्लस को लॉक करते हैं। और अभी तो 2024 के चुनाव के अच्छे खासे समय बचे हुए हैं। ऐसी राजनीतिक विश्लेषण और भी करने की जरूरत है। दर्शकों, हम दिल्ली में कांग्रेस और विपक्ष की जो कार्य समिति बनेगी, जो वर्किंग ग्रुप बनेगा, वर्किंग ग्रुप का ऑफिस बनेगा, ये एक वो रसोई होगी जहां पर कई महिलाएं पुड़ियां बनाने के लिए खड़ी होंगी और 1 घंटे में एक पुड़ी भी नहीं बनेगी और बर्तनों की बहुत आवाज आएगी। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। बहुत अच्छी बात है। तो वो रसोई सजने दीजिए। जैसे ही वो रसोई सजेगी तो वो बर्तनों की खड़खड़ाहट और वहां से निकलने वाली पूड़ियों की रफ्तार नापने के लिए हम आपको एक बार फिर न्योता देंगे। दर्शकों, तो आज की इस चर्चा के लिए गौरव प्रधान जी को देते हैं धन्यवाद और